ओके सो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड इस टॉपिक में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। देखो बेसिक्स एकदम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पहले तो कवर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। सेकंड, हम रेयर डेंसर मीडियम्स क्या होते हैं वो सब इसमें कवर हो जाएगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सब लिंक्ड है एक दूसरे से, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम ये तीन चीजें बहुत डिटेल में कवर करेंगे। एंड उसके बाद का जो अगला लेक्चर होगा उसमें हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, एंड उनके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, देन लेंस फॉर्मूला एंड लेंस के रे डायग्राम्स, पावर, एंड फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट इस लेक्चर में फिलहाल के लिए हम क्या क्या कवर करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है बहुत डिटेल में समझ आएगा आपको, लॉस समझाऊंगा एंड रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एंड ऐसे कराऊंगा कि फिर आपको वापस उसे बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे फोकस्ड है तो फॉर श्योर आपको इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। यहां से ही कंप्लीट हो जाएगा, एक बार घर पे सिर्फ 10 मिनट देखोगे आप, काम हो गया, ठीक है। सो सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, चलो इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से, ठीक है, फिर डेफिनेशन पे आएंगे। तो देखो रिफ्लेक्शन में हमें एक ही मीडियम में काम करना होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन जो होता है, मीडियम क्या होता है, देखो मीडियम क्या है, मीडियम में कई बार बता चुका हूं कि एयर, वाटर, ग्लास, ठीक है, तो अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग होगी। जैसे एयर में स्पीड क्या होगी, अलग होगी। वाटर में स्पीड क्या होगी लाइट की, अलग होगी। जैसे एयर में स्पीड होती है, हमें पता है वैक्यूम हम कंसिडर अगर करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट यहीं पे ये स्पीड आपकी ग्लास के अंदर कितनी हो जाती है, 2 × 10⁸। वैसे ही वाटर के अंदर डिफरेंट स्पीड होती है, अलग अलग मीडियम्स। यानी अब इसमें भी मीडियम्स में डिफाइन करना होता है कि डेंसर कौन सा है, रेरर कौन सा है। अब देखो, अब डेंसर और रेरर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिंपल याद रखना, जो रेरर मीडियम होता है इसका मतलब होता है हल्का मीडियम, और जो डेंसर होता है उसका मतलब होता है गाढ़ा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, अगर मैं घी और वाटर लूं, ठीक है, घी नॉर्मल ठंडी में स्टेट में थोड़ा सा जब मोटा होता है और वाटर पतला होता है। सिंपली अगर मैं ग्लास और वाटर लूं तो ग्लास कैसा होता है, मोटा गाढ़ा मानेंगे, और वाटर कैसा होगा, पतला। बट यहीं पे अब देखो, कोई भी चीज दुनिया में ऐसा हम नहीं बोल सकते कि ये डेंसर है और ये रेयर है, ठीक है। हमें कंपैरिजन करना होता है, ये सारी चीजें कंपैरिजन में होती हैं। अगर मैं एयर और वाटर ले रहा हूं तो एयर आपका रेयर हुआ और वाटर आपका डेंसर हो गया। बट अगर मैं वहीं पे वाटर और ग्लास ले रहा हूं तो ग्लास डेंसर हो जाएगा और जो वाटर है आपका वो रेयर हो जाएगा। तो रेयर डेंसर हमेशा डिफाइन होते हैं इन कंपैरिजन में, समझे। कोई भी चीज, हाँ डायमंड अभी ऐसा माना जा रहा है कि सबसे डायमंड हमारा सबसे ज्यादा डेंसर सब्सटेंस है, बट डायमंड से भी ज्यादा डेंस सब्सटेंस हमें ग्रेफिन मिल चुका है, बट अभी उनको बुक्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। वैसे भी नहीं करेंगे, इतना सिलेबस रिड्यूस करते जा रहे हैं और ऐड कहाँ करने को सोच रहे हैं, ठीक है। बट ग्रेफिन मिल चुका है, बट स्टिल अगर अभी सबसे डेंसर सब्सटेंस आपके एनसीईआरटी के हिसाब से तो वो है आपका डायमंड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कैसे निकला है वो टेबल में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया कैसे, वो सारी चीजें देखेंगे हम, ठीक है। सो सबसे पहले रेरर और डेंसर, इनका मतलब समझ लो। रेरर यानी हल्का मीडियम और डेंसर यानी थोड़ा गाढ़ा, और ये किसके, दोनों को कंपेयर करके पता चलेगा। जैसे एयर के मुकाबले वाटर, ठीक है, वाटर जो है वो आपका डेंसर है बट एयर आपका रेरर है। वैसे ही अगर मैं ग्लास और वाटर की बात करूं तो वाटर जो है वो क्या है, रेरर हो गया, और ग्लास जो हो गया डेंसर। तो ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली हर केस में वाटर जो है वो डेंसर कहेगा, नहीं। वाटर को अगर कंपेयर किया जा रहा है एयर के साथ तो वाटर डेंसर है, बट अगर वाटर को कंपेयर किया जा रहा है ग्लास के साथ तो वाटर जो है आपका वो क्या है, रेरर है। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। सो अब यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है रिफ्रैक्शन का। देखो रिफ्लेक्शन के लिए हमें एक सिंगल मीडियम की जरूरत होती थी, रिफ्लेक्शन के लिए हमें एक सिंगल मीडियम की जरूरत होती थी, बट रिफ्रैक्शन में हमें 2 मीडियम चाहिए होते हैं। अच्छा, 2 मीडियम का मतलब ये नहीं है कि देखो एयर जो है ना उसमें भी 2 मीडियम होता है, जैसे कूल एयर एंड हॉट एयर, ठीक है। हॉट एयर जो होती है वो हल्की होती है, कूल एयर थोड़ी सी भारी होती है, तो उसमें भी रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इसीलिए जितने फिनोमिना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सब हम आगे देखेंगे, ये सब तुम्हारा रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। क्योंकि जब लाइट रेस ऊपर से आती है नीचे तक तो वो कई बार मीडियम चेंज के अंदर जाते हैं, जैसे कि डेंसर टू रेरर, रेरर टू डेंसर, बिकॉज कूल एयर जो होती है वो कैसी होती है, डेंस होती है, और जो हॉट एयर होती है वो रेरर होती है। समझ आ रहा है सबको। सो यहाँ पे 2 मीडियम का होना जरूरी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो सबसे पहले ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है। ऑब्वियस है कि वाटर सरफेस हम मान रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा फिलहाल के लिए ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये वाटर है हमारा,
समझना अच्छे से, मजा आएगा। अब देखो ये सरफेस है, तो ये इंसिडेंट हुई रे लाइट की, और ये वाटर का सरफेस है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर उसको, सरफेस को। अब एक्चुअली अगर ये सरफेस पूरी तरीके से ओपेक होता तो रे टकरा के वापस चली जाती, ठीक है, और उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बट यहां ऐसा नहीं होगा, वाटर है तो वाटर के अंदर सनरेज पेनिट्रेट कर जाती है, ठीक है, तो ये अंदर पेनिट्रेट करनी चाहिए। तो एक्चुअली में ये कैसी जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, बट इसके साथ क्या होगा, बेंडिंग होगी। अब जैसे तुम पानी में बॉल फेंकते हो, ऐसे बॉल, तो बॉल तुम ऐसे फेंकोगे तो ऐसे ही नहीं चला जाएगा, वो इसकी स्पीड में डिफरेंस आएगा और स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए वो अंदर की तरफ आ जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, बट ऐसे हो जाएगा अंदर। पानी में ऐसे ही नहीं जा पाएगा वो, क्योंकि स्पीड कम होती है ना पानी में। पानी में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू एयर में। ये तुम्हारा रेरर मीडियम है, ये तुम्हारा कौन सा हुआ, रेरर मीडियम, एंड ये डेंसर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। तो यहां पे क्या हो रहा है, तुम देख रहे हो, मैं डेफिनेशन भी यहां से डिराइव करूंगा और उसके बाद यहां पे बहुत अच्छे 2 रूल लिखूंगा जो हमेशा के लिए काम आएंगे आपको। ये आपका इंसिडेंट हुआ और ये आपका रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। अब देखो उसमें हमने क्या देखा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां ऐसा दिख रहा है, नहीं, ये और ये एंगल सेम है, नहीं, ये बैंड हो गया है, ठीक है। तो यहां से रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन निकल के आती है। रिफ्रैक्शन क्या है, देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डेफिनेशन, देखो यहां से ही पता चलेगा। द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट, देख सर्दी खांसी इतनी हो गई है। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगा एंड बेंडिंग हो रही है, तो उसी को क्या बोलोगे आप, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये क्यों होता है, वाई इट कॉज, तो लिखना पड़ेगा तुमको, इट इज कॉस्ट बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है। तो ये आपका एसेशन और रीजन में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन से क्या पता चला आपको, डेफिनेशन क्या, देखो लाइट जा रही है, बेंड हो गई। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, व्हाई इट कॉज, देखो क्या क्यों जा रही है, ये यहाँ पे जो स्पीड है इंसिडेंट लाइट की वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, बट जब ये पानी के अंदर एंटर हो रहा है तो यहाँ इसकी स्पीड कम हो जाएगी, सेम स्पीड तो रह नहीं पाएगी। जैसे तुम कोई बॉल फेंकते हो तो सेम स्पीड से वो अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, वो धीरे हो जाएगा। तो जब यहाँ पे लाइट आती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो इतनी तेजी से नहीं निकल पाती, इसलिए वो बेंड हो जाती है, और बेंड होने की वजह से वो अंदर की तरफ आती है। तो यहाँ से 2 रूल हमारे निकल के आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप लिख लो डेफिनेशन, ठीक है। देखो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें लिखवा भी दे रहा हूँ जो आपके लिए काम की है, तो उतना भी अगर आप रिफर करके जाओगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे कहीं पे, ठीक है, सारी चीज़ें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये लाइट रे जो है वो कहाँ से आ रही है, रेरर मीडियम से आ रही है और डेंसर में एंटर हो रही है, बट हो क्या रहा है, नॉर्मल की तरफ आ रही है, सीधी जाने के बदले नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रूल नंबर 1, व्हेन अ रे ट्रेवल्स फ्रॉम rarer medium to denser medium, when a ray travels from rarer medium to denser medium, it always bends towards the normal, it always bends towards the normal। देखो बैंड हो गई ना, जब भी रेरर से डेंसर में जा रही है वो क्या हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। अच्छा कोई रे अगर नॉर्मल से आ जाए सीधी सीधी तो वो सीधी निकल जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई रे आ रही है तो वो बेंड कब होगी, जब वो रेरर टू डेंसर मीडियम में मूव कर रही है तो वो बेंड हो जाएगी। हाँ बट ऑलवेज वाले सेंटेंस में देखो यहाँ पे अगर कोई रे नॉर्मल से ही सीधी सीधी आ रही है तो फिर वो बेंड नहीं होगी, वो सीधी निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलवेज हटा देते हैं, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टूवर्ड्स द
नॉर्मल। क्लियर हुआ सबको? समझ आया? पहला तो जब भी रे व्हेन अ रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर हो रहा है सबको? समझ आया? ये फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको? अच्छा इतना लिख लो, फिर मैं उसको करवाता हूँ सेकेंड रूल। जल्दी से ये कॉपी कर लो आप लोग। तो लिख लिया सबने? रफ करूँ मैं? ठीक है, फिर इसको वापस से मैं समराइज करता हूँ, रूल 1 और रूल 2। रूल 2 अभी बाकी है लिखना, तो मुझे जगह स्पेस कम पड़ रही है। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए, फिर मैं करवाता हूँ। ठीक है, होप सो ये तो सबने लिख लिया होगा। ठीक है, सो इसको मैं थोड़ा सा रफ करके इस तरफ ले रहा हूँ, फिर कंपैरिजन करवा देता हूँ। ठीक है, देखो तो हमने क्या देखा? व्हेन अ रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू denser medium it bends towards the normal। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब सेकेंड रूल क्या है? यही दो पे पूरा रिफ्रैक्शन बना हुआ है। सेकेंड क्या है देखो, आप यहीं पे सेम सरफेस में ऐसे ही ले रहा हूं वाटर। ठीक है, सेम सरफेस वाटर, ये पानी है। अब देखो हो क्या रहा है, यहां पे तुम टॉर्च लगा के बैठे हुए हो। ठीक है, तुम्हारे सर पे टॉर्च है, यहां से लाइट निकलेगी। अब ये लाइट जाएगी तो ऐसे इंसिडेंट होगी। ठीक है, अब ये नॉर्मल होगा इस सरफेस के लिए। अब देखो यहाँ पे स्पीड स्लो होगी लाइट की, यानी एक्चुअल में इसको जाना चाहिए ऐसे, बट ऐसे नहीं जाएगी। इसकी स्पीड स्लो है यहाँ अंदर, और बाहर निकलती उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये हमेशा ऐसे जाने के बदले ये क्या होगी कि थोड़ी सी बेंड हो जाएगी ऐसे। यानी यहाँ देख रहे हो ये आई है और ये आर है। इस केस में नॉर्मल से दूर गई, ये जानी चाहिए थी ऐसे, बट कैसे चली गई? देखो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां पे एक और केस सामने आता है, व्हेन अ रे ट्रेवल्स फ्रॉम denser medium to rarer medium it moves away from the normal। it moves away from the normal। और यही थियरी रिफ्रैक्शन का बेस बनाती है, और इसी से आपके आगे के सारे सम्स या फिर आप बोल सकते हो टॉपिक्स खत्म होने वाले हैं। रेक्टेंगुलर ग्लास लैब तो पूरा इसी पे डिपेंडेंट है। सो बहुत ध्यान से देखना इसको। ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लिख लिया सबने? क्योंकि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत लंबी ना हो, इसलिए बीच में पॉज कर देते हैं, ताकि क्योंकि आप, और एक और चीज़ मैं बता दूं, कुछ बच्चे हैं ना स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लेंगे। मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ ये चीज़ नहीं करना है। ठीक है, ऑन द स्पॉट खत्म करो ना चीज़ों को, आपके हाथ में। तो सबसे अच्छी चीज़ है ऑनलाइन स्टूडेंट का फ़ायदा ये है कि आपके पास पे पॉज बटन है, पॉज करो, लिखो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है आपको। हाँ, लाइव जब आएंगे तो देखेंगे उसमें क्या करना है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के पहले सारे जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के, ठीक है, सब वन शॉट में मैं लाइव में समराइज़ कराऊंगा। सो ऑब्वियस सी चीज़ है कि नोटिफिकेशन आपके तक पास तभी आएगी जब आप प्रॉपरली चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, या फिर सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम के टाइम में भी वन शॉट में लाइव कराए जाएंगे। ठीक है, अभी तो सारे लेक्चर्स आपको मिल ही रहे। ठीक है, बट लास्ट में वन शॉट में जब रिवीजन की बारी आएगी तो भी हम पूरा कवर अप करेंगे। ठीक है, सो अब हम क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब करने जा रहे हैं, जो कि इन्हीं दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, यही उनका बेस है। ठीक है, और एग्जाम में रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आता है, और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के ऊपर से ही हम दोनों लॉज लिखेंगे रिफ्रैक्शन के। ठीक है, सो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, नेक्स्ट हेडिंग डालिए।
रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसके क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे हम, ठीक है, बाद में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, अभी जो हमने बेस देखा उसी पे काम करेगा। सबसे पहले ग्लास स्लैब क्या होता है, तुम देखो ग्लास जैसे बर्फ की सिल्ली होती है ना, इतनी मोटी सी, जैसे आपने देखा होगा कभी रेक्टेंगल में बर्फ होता है, ठीक है, कोई भी पानी के जो शॉप पे चले जाओगे या वो जो बंद करके कंटेनर में रखते हैं पाउच वगैरह, बॉटल वगैरह, उसमें देखना बड़ी बड़ी ऐसी बर्फ की सिल्ली होती है। वैसे ही जब ग्लास का जैसे प्रिज्म टाइप, अगर वो उसका शेप अलग होता है बट अगर ये रेक्टेंगुलर है ऐसे, तो इसको ग्लास स्लैब बोलेंगे। यानी ये ऐसे स्लैब होती है, इसकी थिकनेस होती है, यानी लाइट रे इसके अंदर से एंटर होगा। हम इसका एक्सपेरिमेंट्स भी मैं सारे करके दिखाऊंगा आपको रियल में, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो लाइट रे जब यहाँ से ट्रेवल होगी, फिर ग्लास स्लैब से पास होगी, फिर वापस ग्लास स्लैब से एयर में जाएगी, उस तरीके का केस। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, और अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, फिर कॉपी करके नहीं ड्रॉ करना है, ये अभी समझ के फिर खुद से ही ड्रॉ करना है अभी नोटबुक में, ठीक है, खुद से ड्रॉ करना है। सेकेंड इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बना लेते हैं, और बहुत सारे टर्म्स भी अंदर, हाँ, वो भी समझना है। सो देखो, फिर आंसर तो आप अपने आप लिख लोगे। ठीक है, अब देखो यहां से ये रे, ये ए बी सी डी, ये ग्लास स्लैब है, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मतलब ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर हुआ आपका, एयर है तो, और ये भी आपका क्या हुआ, रेरर हुआ। अब ये इंसिडेंट रे यहाँ इंसिडेंट हुई, ठीक है, तो एक्चुअल में ये इंसिडेंट हुई तो ये पास कैसी होनी चाहिए थी, रियल में ये ऐसे निकलनी चाहिए थी, ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं, होगा क्या, देखो यहाँ पे। अब सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल आएगा हमारा, ये हमारा नॉर्मल हुआ सरफेस के पास से, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, पहला रूल याद करो, ये रेरर है, ये डेंसर है। व्हेन अ रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये क्या हो जाएगा, ऐसे बैंड हो जाएगी, ठीक है, यानी ये रे यहां से पास होनी चाहिए बट इसके अंदर क्या आ जाएगी, बेंडिंग। रूल नंबर 1, तो ये अगर मेरा आई है, ठीक है, ये आर है, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन हुआ ना। अब देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या हो गया आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखना यहाँ पे मैं टर्म्स भी लिखते जा रहा हूँ जिससे आपको चीजें ज्यादा पता चले। अब ये वाली रे इस सरफेस के लिए, ए बी के लिए, देखो ए बी के लिए ये जो इंसिडेंट रे आई, ये ए बी के लिए इंसिडेंट रे थी। अब वैसे ही जो सी डी सरफेस है उसके लिए इंसिडेंट रे कौन सी है, ये वाली जो रिफ्रैक्ट हुई है। अब ये इसके लिए तो इंसिडेंट रे हुई ना, तो यहां क्या होगा, देखो ये नॉर्मल है, ठीक है, तो रियल में ये रे जानी चाहिए थी कैसे, ऐसे, बट ऐसे जाएगी नहीं। सेकेंड रूल, व्हेन अ रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू, अच्छा इसको भी मैं एंगल का नाम दे दे रहा हूं। देखो वैसे ये दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कौन से एंगल से हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, बट स्टिल हम इसको नाम दे देते हैं I1 क्योंकि ये इंसिडेंट का काम कर रही है। अब देखो एक्चुअली इसको सीधा जाना चाहिए बट सीधी जाएगी नहीं, ये क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन अ रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर, सेकेंड रूल जो हमने इसके पहले किया, पहला रूल क्या था, व्हेन अ रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेरर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सेकेंड रूल क्या बोल रहा है, व्हेन अ रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर, वापस डेंसर से रेरर हो रहा है, तो यहां पे क्या होगा, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये मूव होगी ऐसे, ये ऐसे मूव होगी। अब आप लोग एक चीज यहां पे नोटिस करो, अच्छा इसको बोलते हैं ई, इसका नाम है एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये जो रे है, ये जो रे निकली हमारी, इसको हमने नाम दिया हुआ है इमर्जेंट रे, क्योंकि लास्ट रे है ना, इमर्जेंट रे, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, इमर्जेंट रे। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। अब यहां एक चीज ऑब्जर्व करो, मस्त मजेदार चीज, तो पता है एक बार पहले देखो हुआ क्या, यहां से इंसिडेंट रे आई, ये सरफेस था, इस पे टकराई, इसका रूल क्या है, इट शुड मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ आई, व्हेन रेरर टू डेंसर आ रही है,
ये इसके लिए इंसिडेंट का काम करेगी। अब ये रे जब इस पे टकराएगी, ठीक है, तो ये डेंसर है, ये रेरर है, तो डेंसर टू रेरर में क्या होगा, इट शुड मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई। अब यहाँ देखो मजेदार चीज, ये रे ऐसे आ रही है, ये आपको पैरेलल है उसके, देखो ये दोनों रेस पैरेलल है। पैरेलल रेस में एंगल सेम होते हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल ऑब्वियस है कि सेम होना चाहिए। पहले इसका प्रूफ था आपको, ठीक है, 3-4 साल पहले, बट अब नहीं है, निकाल दिया गया है। तो ठीक है, तो अभी दिख भी रहा है ना, वो तो फिगर से दिख रहा है। देखो ये दोनों रेस पैरेलल हो गई, ये वाली रे जो ऐसी आनी चाहिए थी, अब वो स्लाइड से क्या हो गई, अब जैसे पेंसिल आप पानी में डालते हो तो कैसे टुकड़ा ऐसे यहाँ तक सीधी दिखती है, फिर यहाँ से वो ऐसे डिस्प्लेस दिखती है, ठीक है, यानी वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रे यहाँ से यहाँ जा रही है, जानी चाहिए, बट कुछ नहीं हुआ, सेम एंगल पे वो खाली थोड़ी सी पीछे की तरफ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, जो ये शिफ्ट हुआ है, देखो ये शिफ्ट हुआ ना इतना डिस्टेंस, इसको मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, शिफ्टिंग हुआ डिस्टेंस का, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई, बट एंगल सेम है, क्योंकि अगर दो रेस पैरेलल है मतलब दोनों के बीच में एंगल सेम है, कोई भी दो रेस पैरेलल होती है उनका एंगल हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। सो यहाँ पे देखो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों रेस पैरेलल है, अगर मैं ऐसे एक सीधी लाइन खींचूं तो ये जिस एंगल पे होगा वो भी इसी एंगल पे होगी, ठीक है। तो पैरेलल हमेशा सेम एंगल पे होते हैं। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि शिफ्ट हुआ है खाली, तो इसी को नाम दिया गया है लैटरल शिफ्ट। ये जो शिफ्ट है यहाँ से यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ मैं, इसी को बोलते हैं हम लैटरल शिफ्ट। ये डिस्टेंस को क्या बोलोगे, लैटरल शिफ्ट। तो लैटरल शिफ्ट को मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, लैटरल शिफ्ट क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। समझ आया सबको, ठीक है। देखो ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे, दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट। यानी कितनी शिफ्टिंग हो रही है वो क्लियर हुआ सबको, इसी को क्या बोलोगे, लैटरल शिफ्ट। सो समझ आ रहा है सबको, ठीक है। बहुत आसान है, अच्छे से करोगे तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कितनी इजीली, देखो दो ही केस लेना है, रेरर टू डेंसर, डेंसर टू रेरर। अब यहाँ पे एक और चीज सामने आती है, जो ये लैटरल शिफ्ट है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। factors on which lateral shift will depend. First, क्लियर हो रहा है सबको, समझ आ रहा है ना, अच्छे से ड्रॉ करना है एक बार पहले, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको, अच्छे से देखो, इसको ध्यान दोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो एक बार ऐसा है तो पहले ड्रॉ कर लो, फिर हम उसके फैक्टर्स लिखते हैं, और ड्रॉ खुद से करना है, ठीक है, ड्रॉ खुद से करना है। तो क्लियर हो रहा है सबको, तो देखो फैक्टर्स किन पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, देख ही लो फिर करो, तुम टाइम लगेगा तुम्हें, इसलिए पहले समझ लो। चलो इसको देखो, फैक्टर्स ऑन विच लैटरल शिफ्ट डिपेंड किस पे करेगा, एक इसकी थिकनेस पे करेगा। अगर ये पतली होगी, ठीक है, तो शिफ्ट भी कम ज़्यादा होगा, उस हिसाब से मोटा होगा तो शिफ्ट और ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक तो इसकी थिकनेस पे डिपेंड करेगा कि रे अंदर कितना ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो पहला आएगा थिकनेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम मटेरियल, किस पे डिपेंड करेगा, पहला थिकनेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अगर ये ग्लास किस तरीके का ग्लास है, इसमें ग्लास में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करते हैं, या फिर और क्या रखा है तुमने, तो ये दूसरा डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अभी इसके लिए वेट करो, नेक्स्ट लेक्चर में इतना डिटेल में करा दूंगा कि फिर आपको इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, इन दो फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 2 मार्क में ये पूछ सकते हैं व्हाट इज लैटरल शिफ्ट
एंड राइट द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये ड्रॉ करके अपने वर्ड्स में ये लिख देना, एक बार आंसर खाली रीड आउट करोगे हो जाएगा, खुद से ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर डायग्राम अच्छा है तो टीचर कोई नहीं देखता कि नीचे क्या है लिखा है। ठीक है, ये प्रॉपरली तुम्हें समझ आना चाहिए, और ये समझ के ड्रॉ करोगे तो कुछ रटना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, रेरर टू डेंसर, डेंसर टू रेरर, दो केस, डेफिनेशन लेटरल शिफ्ट की, फैक्टर्स ऑन विच लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स। जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट लिखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद हम करने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको जल्दी से लिख लो आप। क्योंकि मुझे ये रफ करना पड़ेगा तो मैं बाजू में ही लॉज लिखूंगा आपके। इसके बाद हम लोग ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करेंगे, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ चलें। इसको रफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, लिख लिया होगा सबने। इसको थोड़ा पतला कर देते हैं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो सारे एंगल्स चीजें क्लियर हुई आपको? ठीक है, सब कुछ क्लियर हुआ अच्छे से। अब देखो, इसी के बेसिस पे हम लॉज लिखने जा रहे हैं। यहां लिख रहा हूं लॉज ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क में आते हैं, रिफ्रैक्शन। 2 लॉज हैं, ध्यान देना। पहला, देखो पहला लॉ क्या है, ये इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये नॉर्मल है आपका, 2 नॉर्मल्स है, इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये सब कुछ एक ही मीडियम में। देखो ये बोर्ड जो है वो एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, प्लेन मतलब समझते हो ना, 2 एक्सिस से मिलके बनता है जो, तो ये एक्स वाई प्लेन है, तो सब कुछ एक ही में दिख रहा है, सब कुछ एक ही प्लेन में आ गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे and both normal lie in the same plane, lie in the same plane। ठीक है, दोनों जो सारे रेस जो है वो एक ही प्लेन में है, ये पहला रूल है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, और यही एग्जाम में आता है बन के स्नेल्स लॉ का क्वेश्चन। गला खराब है बहुत ज्यादा, ठीक है, आपको आवाज में ही पता चल ही रहा होगा। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसको मिस नहीं कर सकते आप, एग्जाम के लिए बहुत फेवरेट है ये टीचर्स का। ठीक है, सो स्नेल्स लॉ क्या बोल रहे हैं, देखो सेकेंड लॉ समझना है, यहाँ पे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसको लिखेंगे डेफिनेशन। ये आई है और ये आर है, ये दोनों एंगल आपको सेम दिख रहे क्या? नहीं है ना। जैसे सेकेंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल होते थे, बट यहाँ ऐसा नहीं है, बेंडिंग हो रही है। ठीक है, बेंडिंग क्यों हो रही है? ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट, जो भी चेंज हो रहा है लाइट के स्पीड में उसकी वजह से बेंडिंग हो रही है। जैसे यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, फिर कम हो जाएगी, फिर अचानक से बढ़ जाएगी, यानी देखो इस तरीके का। ठीक है, सो यहाँ पे अब स्नेल्स ने क्या दिया, इसके स्नेल्स नाम के साइंटिस्ट ने इसका लॉ दिया कि मतलब उन्होंने ऐसा बोला। अब देखो आगे जाके अभी आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, 8 चैप्टर हमारा मैथ्स में, उसमें आप देखोगे पहला 6 फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। ये फंक्शंस होते हैं, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन, वैसे भी इनके डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं। तो जैसे साइन 30 1/2 होता है, ऐसे वैल्यूज होती हैं। साइन 45 1/√2 होता है। तो अभी सिर्फ आपको लॉ पे ध्यान देना है, फिर उसके बाद जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करना है, और जब आप मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का 8 चैप्टर करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही साइन
45 अलग अलग वैल्यू होती है। वैसे ही cos 30 की कुछ वैल्यू होती है, cos 45 की कुछ वैल्यू होती है। 10 के लिए अलग अलग वैल्यूज होती है, जैसे tan 30 1/√3 होता है, tan 60 √3 होता है। तो वैसे ही डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, ये फंक्शंस होते हैं, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो स्नेल्स लॉ ने साइन के टर्म्स में बताया, ठीक है। स्नेल्स लॉ ने जो लॉ दिया, स्नेल्स ने, वो किसके टर्म्स में दिया है? साइन के टर्म्स में। तो उन्होंने क्या बोला अपने लॉ में, देखना यहाँ पे स्नेल्स लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान से देखो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, कौन सा साइन? जो भी लिखा था साइन थीटा, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction is always remains constant, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always remains constant। और आगे ऐसा भी लिखा गया है, फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ लाइट, यानी कलर के साथ भी स्पीड चेंज होती है। जैसे रेड, वायलेट, विबग्योर आपने सुना हुआ है, और इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में देखने ही वाले हैं, ठीक है। जो इसके बाद वाला चैप्टर है वो इसी के बेसिस पे है, जिसमें हम डिफरेंट फिनोमिना देखेंगे कि रेनबो क्यों होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, सनराइज में डिले और अर्ली क्यों होता है, वो क्या होता है। तो वो सब इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो तब हम उसको डिटेल में देखेंगे कि है क्या, बट क्लियर हो रहा है आपको सबको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट आगे जाके अभी अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये कांस्टेंट बनेगा n/1, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बनेगा? n/1, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। बट अभी इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे सपोज करो ये 30 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कम होगा, ये 18 डिग्री है। तो उन्होंने बोला साइन 30 अपॉन साइन 18 का जो रेशियो होगा वो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। अब यहाँ एंगल चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी एंगल चेंज होगा। तो वापस से जो न्यू एंगल होगा, जैसे सपोज करो यहाँ 25 होता है और यहाँ 16 हो जाता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली, तो ये चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली ये भी चेंज होगा। तो अगर ये चेंज होता है और ये भी चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वापस से जब दोनों को निकालूंगा साइन 25 अपॉन साइन 15 या कुछ भी, तो वापस जो इसका आंसर आया होगा वही इसका भी आंसर आएगा। यानी ये जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है किसी भी चीज के लिए, ठीक है, कोई भी रिफ्रैक्शन वाले एंगल के लिए। तो उन्होंने वही बोला कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और ये और भी किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा? पर्टिकुलर कलर की लाइट के लिए, फिर स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम्स में कैसे रहती है उन पे, बट मेन जो लॉ है रिफ्रैक्शन का वो यही है। तो ये बहुत ईजी है, देखो याद करना। रेशियो, पहले तो ये रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। बच्चों को ये डेफिनेशन याद नहीं होती, पता नहीं क्यों। देखो कितना आसान है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, और ये साइन है, तो किसका साइन है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट n/1 क्या है? इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये आपके दो लॉज है रिफ्रैक्शन के जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें स्नेल्स लॉ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था आपका, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से देख लो और कॉपी करो फटाफट। देखो कंटिन्यू में साथ में खत्म करनी है चीजें, इतना याद रखो, ठीक है। साथ में खत्म करो, वही बेस्ट होता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता बाद में करेंगे, जो करना है अभी करना है, बाद में कुछ होता नहीं है, ठीक है। एंड बेस्ट देना है अपना। एंड जैसे लिख रहा हूँ एग्जाम में वैसे भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं जाने तुम्हारे, ठीक है। सब कुछ बताया हुआ है इसमें। इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं करवाऊंगा थोड़े टाइम में। हमें कहीं से मार्क्स नहीं जाने देने। कोई डाउट है इसमें रिफ्रैक्शन में? ठीक है, बहुत डिटेल में हमने कवर किया है। कोई डाउट है आपको इसमें?
हेलो, हाँ 5 मिनट में करता हूँ, क्लास चल रही है आपको। कोई डाउट है इसमें किसी को? होप सो नहीं। सो इसको वापस से प्रॉपरली करो। कोई डाउट रहता है तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। और ऑब्वियस है कि अच्छा लगा, पिछला लेक्चर भी आप लोगों ने अच्छे से किया है, मुझे उम्मीद है। और सारे लेक्चर जो भी आ रहे हैं ना उनको प्रॉपरली करो। एंड मैंने कहा ना, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड जितने बच्चों तक हो सके शेयर करो, ताकि उनके लिए भी बेटर चीज़ हो। हर जगह ऑप्शंस नहीं अवेलेबल है, ठीक है। हर जगह ऑफलाइन सेंटर्स नहीं हो पाते, हर जगह सारे बच्चे इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास टाइम पे नोटिफिकेशंस आते रहे, बिकॉज वन शॉट के वीडियो आपको एग्जाम के टाइम में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तब लाइव लेके आएंगे हम, ठीक है। सो ये आप कॉपी कर लो। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं पूरा डिटेल में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि ये वैल्यूज कैसे आई। जो 1.5 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की, वाटर की 1.33 है, वो कैसे है, वो सब निकाल के दिखाएंगे। प्लस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस क्या है वो दोनों करेंगे। तो बहुत डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। वो भी तो मज़ा आएगा आपको, ठीक। सो अभी के लिए इतना रखते हैं, तो ये आप पूरा नोट डाउन कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।